याद करें कल हमने डिस्कस किया था इसका चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक आइजा 210। और यहाँ पे हमने डिस्कस करना शुरू किया था एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कि जब आपने ऑडिट एंगेजमेंट मेरे बच्चे सारी एक्सेप्टेंस के मामला तय हो गए, अब आपने डिसाइड कर लिया कि हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तो उसके वक्त कुछ और चीज़ें भी थी। उसमें मेरे बच्चे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आपने उस वक्त तक क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना जब तक प्री कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो। और फिर हमने डिस्कस किया था कि सर प्री कंडीशन किसको कहते हैं। प्री कंडीशन के अंदर हमने मेरे बच्चे डिस्कस किया था कि प्री कंडीशन में दो तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। एक तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री करना, यानी कि आप कंपनी के साथ एग्री कर लेंगे सर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होनी चाहिए वो ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इसके मुताबिक होनी चाहिए। तो एक तो मेरे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री करना। और दूसरा हमने डिस्कस किया था ऑडिट प्रीमाइज। और ऑडिट प्रीमाइज का मतलब क्या था कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानती, पहचानती और मानती है। तो ये मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, ये सारे का सारा। आई होप कि आप लोगों ने इसको रीड भी कर लिया होगा, हमने वैसे यहाँ पे रीड भी कर लिया था, तो दोबारा इस तरह की चीजें रिपीट करने के ऊपर टाइम नहीं लगाते। ले बेटा। और फिर एक बात डिस्कस की थी कि अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो तो आपने क्या करना, क्या क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेना? नहीं बेटा, हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना था। खुदा का खौफ करे, कुछ पढ़ के भी आते हैं कि नहीं है? अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो, क्लाइंट ना माने प्री कंडीशंस के ऊपर, क्या हम क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे? हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। तो यहाँ तक मेरे बच्चे, मैं अब आज इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमने इस चैप्टर को खत्म करना है अगले एक आधे दिन के अंदर। वैसे तो कल स्कूल से खत्म हो जाएगा कल, क्योंकि अभी थोड़ा सा हिस्सा हमारा पास पेपर्स का चैप्टर नंबर 1 का रहता है और फिर ये भी करना है। तो 2 दिन है हमारे पास, कल और परसों का, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ले बेटा, इंगेजमेंट लेटर। अब थोड़ा सा देखिएगा, जब ये टॉपिक मैंने पढ़ाना था तो मैं सोचता आ रहा था कि इंगेजमेंट से लफज एक और इंगेजमेंट भी हमारी माशरती लाइफ के अंदर होती है, तो मेरे वो दिमाग में आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलें वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो उसको डिस्कस करते करते शायद हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 जो हमने पढ़ा है शुरू के अंदर, शायद उसकी भी कुछ चीज़ें हमारे वो थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी। नहीं बेटा, अज्यूम कर लें कि अगर हम बात करें एक इंगेजमेंट, वो जो हकीकी इंगेजमेंट होती है हमारी माशरती लाइफ की, अगर हम उस इंगेजमेंट की बात करें तो अज्यूम कर लेते हैं ये एक फैमिली है और ये एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, अज्यूम कर लें। और इधर एक फैमिली है, तो ये दो फैमिलीज है मेरे बच्चे। हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। जी जी बेटा। यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि कोई कोई इशू नहीं मेरे बच्चे, कोई इशू नहीं। अच्छा बेटा, जरा देखिएगा, क्योंकि हम प्रोजेक्टर से तंग ही रहते हैं मोस्टली क्लासेस के प्रोजेक्टर, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइटें भी पूरी जल्दी और प्रोजेक्टर भी ऑन हो। नहीं नहीं, वैसे हम रोचे नहीं नहीं नहीं, रोचे मैं तो मैनेजमेंट की वो उस लिहाज से बता रहा हूँ ना, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट चाहती है कि बहुत शानदार किस्म का वो हो कि आंखों को वो लगे है। तो मुझे लगा कि शायद मैनेजमेंट यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू में वो शायद ज़रा थोड़ी सी, क्योंकि वो हमारा जो सप्लाई करता है वो भी यही कहता है ना कि ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो कोई बात नहीं मेरे, ले बेटा तो देखिएगा जल्दी जल्दी, जल्दी बस कर। अज्यूम कर लें कि अगर ये एक एंगेजमेंट कोई ताल्लुक होने जा रहा, बनने जा रहा हो इस तरह का। फिर जरा थोड़ा सा शुरू के अंदर याद करें, हमने डिस्कस किया था कि जब ये ऑडिट एंगेजमेंट की बात हो रही होती थी, क्या हम वहां पे कुछ चीजों को दिमाग में रखते थे? 3 तरह की चीजें थी अगर आपको याद हो। एक तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कमर्शियल, एक फिर हमने डिस्कस किया था एथिकल, और फिर हमने डिस्कस किया था लीगल। अच्छा, सेम मैं सोचता आ रहा था कि यहाँ पर भी होता है मेरे बच्चे। लोग जाहिर बात है कमर्शियल भी देखते हैं और ये शरई लिहाज से भी आप मालो दौलत भी देख सकते हैं आगे इस रिश्ते के लिए, और ये शरई लिहाज से बता रहा हूँ आपको। है, और उसके बाद मेरे बच्चे हम एथिकल मामलात को भी देखते हैं। याद है हमने अभी चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि आपके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। और अगर कोई सामने अज्यूम कर लो कि कोई ऐसा बंदा हुआ जिसके साथ आपने ये क्लाइंट क्लाइंट के तौर पे जिसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके कुछ प्रिंसिपल कंप्रोमाइज हो सकते हैं। मेरे बच्चे यहाँ पर भी अज्यूम कर लो, यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है, जो सबसे पहला उन्होंने कहा था कि कौन से 2 प्रिंसिपल थे, इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। जो सबसे पहले हमने जो शुरू किया था कि इनके लिए थ्रेट हो सकती है। और फिर इनके लिए थ्रेट क्यों हो सकती थी, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जिस क्लाइंट को आप एक्सेप्ट करने जा रहे हो, अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी करता है वो उसकी मैनेजमेंट मान लो कि वो एक मशहूर मैनेजमेंट है जो कि फ्रॉड करती है, 2 नंबरियां करती है जो फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। अगर इस तरह का कोई गंदा क्लाइंट हुआ, अगर आप उसके साथ जुड़ गए, तो वहां पे आपकी इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर ये कंप्रोमाइज हो सकती। सेम मामला मेरे बच्चे यहाँ पर भी हो सकता है।
हम रिश्ते करते हुए बड़ी गौर करते हैं कि कोई ऐसी फैमिली ना हो जो इस तरह की हो, पहले ही माशाल्लाह जो फ्रॉडी हों, जो दो नंबरियां करते हों, जो कत्लो गारत करते हों, जो किडनैपिंग करते हों, जो मनशियात का कारोबार करते हों। क्यों करके इस तरह के बंदे के साथ जुड़ गए तो पक्की बात है हमारी भी इंटेग्रिटी के ऊपर शक आएगा, लोग हमें भी जाहिर बात है उस बिहेवियर भी हमारा इस तरह का होगा और इंटेग्रिटी का, यानी कि मिलती जुलती बातें उसी तरह की। और फिर मेरे अगर आपको याद हो उसके बाद हमने डिस्कस किया था लीगल, कि लीगल मामला भी जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, यहाँ पर भी लीगल जाहिर बात है कि यहाँ पर भी एक एज है, अगर उस एज से हट के आप कोई शादी करने के वो कर रहे हो तो वो इलीगल कंसिडर होता है, वो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सिर्फ समझा रहा हूँ आपको ताकि वो पिछली चीजें थोड़ी सी उससे लिंक हो जाए। उसके बाद फिर बच्चे जब ये चले मान लेके ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही थी, उसके बाद हम क्या करते हैं कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए, अब देखो ना अगर जबानी कलामी तय कर लेते हैं ठीक है जी फलाने दिन बारात आ जाए और कितने लोग आएंगे, कुछ इस तरह का मामला अगर जबानी कलामी तय कर लें तो शायद वहां पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हैं अगली पार्टी भूल सकती है कि तय किस दिन हुआ था, बारात आने किस दिन थी, सत्यानाश हो जाएगा। है एक पार्टी उस दिन सारा खाना शाना ईच एंड एवरीथिंग बंदोबस्त करेगा, दूसरे को पता ही नहीं कि ये बारात वाला दिन है इस तरह का मामला, और बंदों के लिहाज से कि कितने बंदे आने चाहिए, इस तरह जस्ट बता रहा हूँ। सेम मेरे बच्चे, अगर वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए हम आपस में कुछ चीजें लिख लिया करते हैं जिसको हम चिट्ठी कहते हैं, एक चिट्ठी लिख ली जाती है ताकि आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और वो चिट्ठी अगर जो लिख कर देते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो अगर इस हमारी माशरती रवायात का, तो वो जो हमारी बेटियों की साइड से वहां से लिख कर दी जाती है उस पार्टी को, ऐसे ही ना, यानी कि लड़की वाले लड़के वालों को चिट्ठी लिख कर देते हैं, उसमें तारीख, उसमें वो इस तरह की चीजें सारी आ रही, तो ये बोला जाता है इस तरह का लफ्ज शायद ये गांव के कल्चर में तो ये आम है, बाकी शहरों में भी आम होते हैं। यहाँ पे बथेरी शादियां देख रहे हैं इस तरह की जहाँ पे इस तरह का होता है। तो खैर, तो एक चिट्ठी लिखी जाती है। अब वो चिट्ठी क्यों लिखी जाती है? ताकि आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे और चीजें आपस में जो शुरू हुई थी वो फाइनल हो जाए। तो मेरे बच्चे सेम यहाँ पर भी अब हम क्या करने जा रहे हैं, जब ये सारी चीजें आपस में तय हो गई हैं अब हम चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। अब हम चिट्ठी लिखेंगे ताकि आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जिसको हम अभी लफ्ज क्या बोलेंगे, इंगेजमेंट लेटर। लेकिन वहां पे इतना थोड़ा सा मैं सोचता ये भी आ रहा था कि चिट्ठी लिखते हैं, जाहिर बात है कि हमारी बेटी वाली साइड से, यहाँ पे जो चिट्ठी लिखी जाएगी वो किस साइड से लिखी जाएगी, आप ऐसे आपको क्या लग रहा होगा? ऑडिटर। तो ऑडिटर शायद यहाँ पे उस साइड पे है, तो ये ऑडिटर क्या करेगा, ये यहाँ से एक चिट्ठी लिखेगा। अब मेरे बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं इस चीज को, देखिएगा। बेटा ऑडिटर और क्लाइंट, अब ऑडिटर ने क्या करना है, जब सारी अंडरस्टैंडिंग को पिछली सारी रिक्वायरमेंट्स आपने देख ली, लीगल भी है, आपने देख लिया, कमर्शियल मामला भी देख लिया, एथिकल मामला भी देख लिए, और चीजें आपस में तय होगी किसी हद तक। अब मेरे बच्चे ताकि आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, ऑडिटर क्या करेगा, एक खत लिखेगा, एक खत लिखेगा, एक खत लिखेगा। इस खत में एक्चुअली ये खत है क्या, वो जो आपस में चीजें चीजें तय हो रही थी, बातचीत चल रही थी, अब मेरे बच्चे उसको हतमी शक्ल देनी है। यानी कि सादा अल्फाज में ये खत जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल भी तो देनी है, क्योंकि लिखा हुआ आपको पता है कि वो ज्यादा माना जाता है, तो जुबानी कलामी हो तो कल कोई पार्टी मुकर सकती है। तो ये खत लिखेगा जिसमें जो कि एक इस कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल देगा। इस खत के जो कंटेंट्स है ना मेरे बच्चे, इस खत के जो कंटेंट्स हैं वो आपको आइजा गाइड कर स्टैंडर्ड गाइड कर रहे हैं कि जब ऑडिटर ये खत लिखेगा तो खत के अंदर क्या कुछ होगा वो आपको बताया जाएगा। इस खत में मेरे बच्चे कुछ मिनिमम कंटेंट्स होंगे जो लाजमी ऑडिटर ने क्या करना है, उनको ऐड करना है। मिनिमम कंटेंट्स वो इसने ऐड करने ही करने हैं। लेकिन साथ ही स्टैंडर्ड उसको ऑडिटर को कहते हैं कि अगर कुछ एडिशनल कंटेंट्स भी हैं, अगर आपको मुनासिब लगे तो वो एडिशनल कंटेंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। यानी कि पेपर के अंदर भी ये कंटेंट्स हमें दो लिहाज से पूछा करेगा। वो कहेगा एक मिनिमम कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर जो उसके वो लिख दें, या हो सकता है वो कहे कि मिनिमम ना पूछे और आपसे कहे कि जो ऑडिटर किसी खास सर्कमस्टांसेस के अंदर जो एडिशनल कंटेंट्स ऐड कर सकता है एंगेजमेंट लेटर के अंदर, वो कंटेंट्स लिख दें। तो ये दो मेरे बच्चे डिफरेंट तरह की हेडिंग, याद है बचपन के अंदर जब ऑडिटर की वो पढ़ी थी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है सीलॉ के अंदर, तो उसके तीन हिस्से थे। एक तो मेरे बच्चे सबसे पहले मिनिमम कंटेंट ही थे उसके, है वो दो तरह के, जो तीन तरह के पॉइंट्स थे उसमें, तीन पॉइंट्स थे। और फिर मेरे बच्चे उसमें एडिशनल थे, और अगर वो कंपनी लिस्टेड हुआ करती थी तो उसमें एक बिजनेस रिव्यू सेक्शन हुआ करता था। सेम उसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पर भी कंटेंट्स के कुछ हिस्से बना दिए गए कि ये तो मिनिमम है, ये तो लाजमी ऐड करें, और उसके बाद एडिशनल है, अगर आपका दिल करे तो इनको भी ऐड किया जा सकता है। तो ये लेटर मेरे बच्चे भेजेगा कौन वाला, ऑडिटर भेजेगा क्लाइंट को, और क्लाइंट फिर क्या करेगा, इसको अक्नॉलेज करेगा और उनको बताएगा कि सर हमने इसको पढ़ लिया और इसको इस पे हम एग्री करते हैं। तो ये मेरे बच्चे हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा एंगेजमेंट लेटर के मामला,
कहता है कि हैविंग एक्सेप्टेड एन अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ए क्लाइंट कंपनी, द ऑडिट फर्म शुड सबमिट एन एंगेजमेंट लेटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे बच्चे, इनको याद रखिएगा। अगर ये कंपनी लॉ की तरह नहीं, क्योंकि अप्लाई करने का दौर है, अब एप्लीकेशन बेस पे ऑडिटर जो आई कैप भी है वो थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, तो याद रखिएगा कि एंगेजमेंट लेटर लिखना किसने है, ऑडिटर ने। और फिर आगे कंपनी के किस बंदे को मुखातब करना है उस एंगेजमेंट लेटर के, यहाँ पे शेयर होल्डर को मुखातब नहीं करना। हमें लग रहा होगा कि शायद ऑडिटर अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर, तो ऑडिटर जब एंगेजमेंट लेटर लिखेगा तो शेयर होल्डर को ही लिखेगा ना। ये जो एंगेजमेंट लेटर लिखेगा ये किसको लिख रहा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिख रहा है। लेकिन अपॉइंट किसने किया था, वो शेयर होल्डर ने किया। वो स्वाय कुछ एक्सेप्शन के, वो 90 दिनों वाला जो वो था पहले वाला, और उसके बाद 30 दिन कैजुअल वैकेंसी, ये 2 डायरेक्टर करते थे, बाकी तो क्या करते थे वाला, वो तो शेयर होल्डर ही करते थे। The engagement letter can be seen as a basis for the contract between the company and the auditor, यानी कि ये बेस के तौर पे यूज किया जाएगा कि कंपनी और ऑडिटर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मेरे बच्चे जरा इसके कंटेंट्स याद करने हैं। अच्छा, जब बड़े होंगे ना ये सारी चीजें आपने भूल जानी। मजे की बात, जब फाइनल होगा ना आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपने ये पॉइंट याद रखने हैं, याद ही नहीं करने होते वहां, आप पूछते ही नहीं इस तरह की चीजें। तो यानी कि ये कितना ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है कि अभी हम बच्चों को याद करवा रहे हैं कुछ चीजें, और आगे जाके फिर फाइनल का पेपर है, वहां पे बच्चे के हाथ में किताब होगी और ये चीजें पूछी नहीं जाती, ना ही याद करनी होती, लिखी होती है किताबें बस इट्स ओके, और अप्लाई कुछ और चीजें पूछी जाती है वहां पे, अप्लाई कराने का तरीका का। खैर फिलहाल तो मजबूरी है, करना ही करना है। जी जी बेटा। बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल बेटा, बाय डिफॉल्ट शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं। सो हाँ, अगर बात हो रही है पहले की या कैजुअल वैकेंसी की हम जिक्र करते हैं, वो तो फिर इन्होंने ही करना होता है। वहां पे अगर ना कर रहे हो तो फिर एसएससीपी, तो वो भी हमने बाय डिफॉल्ट कैजुअल वैकेंसी और फर्स्ट जो ऑडिटर है ये डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट इसके अलावा जो भी है वो शेयर होल्डर करते हैं। और अगर ये अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर रहे हो तो फिर एसएससीपी। तो यही हमने सोचा। ले बेटा, कह रहा कि एंगेजमेंट लेटर शुड इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जरा थोड़े से वो मिनिमम कॉन्टेंट्स की बात होने लगी है कि कम से कम ये वाले, और ये लेटर क्यों लिखा जा रहा था, एक तो कॉन्ट्रैक्ट आपस में तय हो जाए, और दूसरा आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान। अब जरा देखिएगा, सबसे कह रहा है इस लेटर के अंदर क्या बताओ, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। यानी कि अब मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव तो अभी आप आइजा 200 पढ़ के आए हो, और उसके अंदर आइजा 200 ने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव था बोला, यहाँ पे उनको बताएं आप अपने लेटर के अंदर कि हमारा मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है, और वो ओपिनियन हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बेस पे देंगे। वही बात जो पहले आपको बताएगी वो यहाँ पे इनको बताएं, इनको याद नहीं करवाएं। हम कुछ और करने नहीं आ रहे, हम किसको चेक करने आ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। और उसके बाद मेरे बच्चे स्कोप ऑफ द ऑडिट है, और हमने जो ऑडिट परफॉर्म करना है वो एज पर आइजा, याद है ये भी आपने 200 ने बताया था, उसने कहा था कि आपने जो सारा ऑडिट करना है लाजमी तौर पे कंप्लाई करना है स्टैंडर्ड्स को, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को, यही बता रहे होंगे कि हमने जो ऑडिट करना है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना है, जो स्टैंडर्ड हमें कह रहे होंगे वो काम हमारे इख्तियार में है। तो ये मेरे बच्चे स्कोप भी बताएंगे, उसको मकसद भी बताएंगे और स्कोप भी बताएंगे। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में आ रही होंगी, वही जो आइजा 200 ने बताई आप हैं। हमारी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हमने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलना है, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिमाग में रखनी है, प्रोफेशनल जजमेंट रखनी है, हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करनी है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देनी है। वैसे ही वो भी तो था ही ना उसके अंदर है। तो हमारी जिम्मेदारी है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करना। तो और हमारी इस तरह की कुछ और भी चीजें अगर आप ऐड करना चाहेंगे वक्तन फक्तन वो कर लें, लेकिन फिलहाल यही काफी है इस लेवल के ऊपर। लेवड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर चाहे नहीं लिखी हुई, लेकिन बड़ी आसानी के साथ वो नजर आ रही है वहां पे लिखी हुई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट मेरे बच्चे पढ़ के हैं, इनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन सी थी भला, कि वो याद करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, इंटरनल कंट्रोल लगाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वो जो ऑडिटर है उसको एक्सेस वगैरह देना वो सारा किसकी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। तो ये मेरे बच्चे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी इसके अंदर बता रहा होगा कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अंडरलाइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर हम एशिया के इस पाकिस्तान मुल्क में हैं और यहाँ पे आईएफआरएस अप्लाई होते हैं लोकल लॉज और आईएफआरएस। क्या इस बात पे एग्री करते हैं? तो उनसे एग्री ये ना हो कि वो यहाँ पे बैठे और गैप्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो हैं। तो पहले ही आप क्या कर लो, उनके साथ शुरू के अंदर ही जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल होगा उसको एग्री कर लो। उसके बाद मेरे बच्चे रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशूड। अच्छा ये थोड़ा सा अजीब सा मामला है, अजीब लग रहा होगा हमें। वो शुरू के अंदर बता रहा होगा कि हम आपको कैसी रिपोर्ट देके जा सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स की शक्ल क्या हो, है कि वो मॉडिफाइड हो सकती है, अनमॉडिफाइड हो सकती है अगर मान लो कि वो कह सकता है कि अगर कुछ हालात ऐसे वैसे हुए, खराब हुए, तो शायद हम उन हालात के मुताबिक हम कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट देके जाएंगे आपको।
है, या हम आपको कोई एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं इन हालात के अंदर। इन हालात के अंदर कोई डिस्क्लेमर भी हो सकता है, जब आप स्कोप लिमिटेशन करेंगे हो सकता है हम ओपिनियन देने के काबिल ही ना हो और हम आपको क्या देके चले जाएं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके चले जाएं। तो जो मेरे बच्चे एक्सपेक्टेड कह रहा है वो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, यानी कि किस हमारी एक ओपिनियन होगी, फिर उसमें बेसिस फॉर ओपिनियन होगी। तो कुछ इस तरह की बातें हम शुरू के अंदर इनको बता दिया करते हैं। ओपिनियन के अंदर हम बता रहे होंगे कि हमारे क्या राय है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक के बारे में, वो सही भी हो सकती है, और अगर कुछ आपने हमें ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करने में कोई रुकावट हुई तो हम हो सकता है हम आपको कोई मॉडिफाइड या कोई डिस्क्लेमर वगैरह देके चलेंगे। कुछ इस तरह की बातें हम उनको शुरू में ही थोड़ा सा उनको गोशवार करें, और अगर सब कुछ सही हुआ इट्स ओके, हम आपको जो रिपोर्ट देके जाएंगे वो ओपिनियन पैराग्राफ में हम लिख कर जाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर। तो ये अल्फाज हम क्या करेंगे, उनको शुरू के अंदर ही थोड़ा सा बता भी देंगे, ताकि उनके उनके ये ना हो, क्योंकि बात का ना ये मैनेजमेंट पक्को कर रही होती है, पता नहीं ऑडिटर जब ऑडिट खत्म होगा हमें क्या देके जाए, रिपोर्ट ही देके जाए। है, लोगों को लग रहा होता है कि भाई देखो हमने इनको मिलियंस पे किया है। खैर मिलियंस भी जरा थोड़ा सा एग्जेजरेट हो जाता है, क्योंकि इसके रेट्स होते हैं। उसमें कोई तो ये जो रेट्स होते हैं मोस्टली थोड़ा सा गाइडेंस है, लेकिन आपको पता है कि ऑडिटर कैसे तय करता है। लेकिन आपके साथ जो देखो गाइडेंस है आपके लिए कि जब आप ट्रेनिंग रखो तो आई कैप की तरफ से गाइडेंस है, तो आप उसको 23,000 जो 200 या 300 मेरा ख्याल 23,300 22,300 है शायद, 22,300 600। तो ये एक गाइडेंस है कि मिनिमम है कि इतना का आप ट्रेनिंग्स को पे दे कर दिया। कितने बेशर्म हैं, उस पर पक्के हैं फर्मा, 1 रुपया भी ऊपर नहीं देते हैं। लेकिन इसी तरह की गाइडेंस इसके लिए भी है, ऑडिट क्लाइंट्स के लिए भी है, कि आपने इनको कितना चार्ज करना है उनके टर्नओवर के लिहाज से, कि अगर टर्नओवर इतने मिलियंस हो तो इतना चार्ज कर लो, यहाँ तक इतने मिलियन, जिस तरह वो होते हैं ना टैक्स के स्लैब रेट्स होते हैं, उसी तरह इनके लिए भी गाइडेंस है। बाकी ये नहीं कि आई कैब ने क्या रखा, ये पक्की बात है, यही इसी तरह करना है। इसी तरह फिर जो पर बंदा वहां पे जा रहा होता है टीम का, जो इंगेजमेंट पार्टनर अभी हम डिस्कस करेंगे, जो मेन जिसकी जिम्मेदारी होती है उस पूरे ऑडिट को देखना, और फिर उसके साथ जो टीम जा रही होती है, मान लो कि कोई मैनेजर जा रहा है, सुपरवाइजर जा रहा है, सीनियर जा रहा है, जूनियर जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, उनके पर आर के लिहाज से उनको बताया जा रहा होता है कि हमारी अगर ये जो मैनेजर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐड होंगे यहाँ पे FCA ACA, उनका पर आर हम इतना चार्ज करेंगे, और जो ये सुपरवाइजर होंगे पर आर इतना, और ये जो माशाल्लाह ट्रेनी है इनका पर आर हम 500 चार्ज करेंगे। तो कुछ इस तरह के आपके पर आर उनको रेट्स बताए जा रहे होते हैं कि जिस तरह हमारी टीम इन्वॉल्व होगी। और बड़ी खूबसूरत बात है, ये क्यों बताई जाती है, ये टीम इस तरह की हमारी होगी, अभी हम डिस्कस करेंगे, ताकि अगले बंदे को पता हो। वो बात का एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऑडिटर खुद ही सारा काम करेगा, इसके पास बड़ी सीनियर टीम है, वो सारी सीनियर टीम लेकर आएगा। साथ ही जब हम बताते हैं ना सीनियर टीम का ये रेट लगेगा, फिर वो आपके साथ वो कहता है कि नहीं कुछ कॉपरेशन हम भी आपके साथ किया करेंगे, शायद आपको सीनियर टीम की जरूरत ही ना पड़े। तो उसको पता कि सीनियर टीम इन्वॉल्व होगी तो हमारी फीस भी ज्यादा बनेगी। तो बात का तो खैर बाद में कैलकुलेशन हो रही होती है, जितना टाइम लग रहा होता है, और बात का हम शुरू में तय कर लिया करते हैं लमसम, और ज्यादा यही होता है, शुरू में तय कर लिया जाता है। ये मिनिमम है, और ये बस वही उनकी बेशर्मी है ना। जैसे वो पंजाब गवर्नमेंट ने भी कुछ लेबर रेट्स और रखे होते हैं कि लेबर को 37,000 पे करें, वो कम से कम है, यानी कि ज्यादा जितना मर्जी कर लें, लेकिन कम से कम 37 पे करना है। लेकिन अल्लाह माफ करे वो 37 भी नहीं होता। लेकिन फिलहाल आपको आई के आपने 22,600 कह रखा है, तो उतना दे देते हैं एटलीस्ट। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डिडक्ट कर करके, कोई लेट आने का कोई पुराना, फिर भी वो कहीं ना कहीं बेचारे ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से जोंके हैं ना, जोंके, तो खून चूसने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि ये बेशर्मों के साथ भी कुछ इस तरह का मामला कभी हुआ होता है, मदद के साथ इस तरह के अल्फाज बोलो, क्योंकि मैं बच्चों को रोते देखा अपने सामने इनकी इन हरकतों की वजह से। एक बच्चे की गवर्नमेंट जॉब होगी, तो गवर्नमेंट जॉब होना बड़ी बात है। कई लोगों के घर के मामला कुछ इस तरह के होते हैं, उसके आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, उसकी जो बात का कोई लेट आना, कोई छुट्टियां थी ना, उसके उन्होंने 2 महीने बना दिए कि ये 2 महीने मजीद काम करोगे, ये जो तो कभी कोई छुट्टी की होगी या कभी तूने कोई लेट आया होगा, वो सारा इकट्ठा करके उसके खाते में डाल दी। और उस बच्चे को वो बेचारा, यकीन कर लो कि उसके जो आंसू है ना वो आज तक नहीं भूल सका कि सर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और ये यहाँ से वो नहीं कर रहे, मुझे क्लियर नहीं कर रहे, मुझे कह रहे हैं 2 महीने। वो 2 महीने गवर्नमेंट तो नहीं वेट करेगी मेरा कि मैं वहां पे जाके वो करूँ। और फिर हम यहाँ पे, मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह माफ करे, यहाँ पे और वो यहाँ के एक इंतहाई सीनियर बंदे हैं, और यहाँ के एक सीनियर टीचर के बाप हैं, इंतहाई सीनियर टीचर के बाप हैं, जो बंदा ये हरकत कर। तो इसलिए मेरे बच्चे, मैं हमेशा आपको बता रहा होता हूँ कि जो हकीकत में हम हैं ना मेरे बच्चे, हम वही उतने की शरीफ हैं जितने कि हमें मौका नहीं मिला हो। बाकी हम जो हैं ना, बस वो अल्लाह ताला कहते हैं कि पर्दे में ही चीजें रहें तो वही बेहतर होता है। हाँ वही बेहतर होता है मेरे बच्चे। हम कौन होते हैं अल्लाह माफ करे किसी के बारे में इस तरह की बात करके उसको ये कहें कि शायद ये भी पता नहीं कितने अरसे बाद मेरी जुबान पे ये जिक्र है, वो भी इस चीज, किस चीज के करते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ।
तो बस वो उनकी मर्जी, क्या कर लेंगे मेरे बच्चे, आप वहां पे कुछ बोलेंगे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इतने इतने वाहियात किस्म के लोग हैं, आपकी सोच है, जिनसे आपका वास्ता पड़ना है आगे जाके। बस यही दुआ करें कि वो इंसान के बच्चे हैं, और बड़े कम हैं, मादरत के साथ बड़े कम हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि बस छोड़ ही दे। ले बेटा, ये बात समझ आ गई, ये थोड़े से कॉन्टेंट्स इनके मतलब का भी पता होना चाहिए। ये ना हो कि माशाल्लाह वैसे ही आप बिला वजह उसको पढ़ रहे होंगे, कोई समझ नहीं आएगी मेरे बच्चे, इन सब का मतलब क्या है, इसको दिमाग में रखिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, इंतहा ये है, इन एडिशन टू द above, ये जो मिनिमम है, इनके अलावा द ऑडिटर मे फील दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड एडिशनल पॉइंट्स इन द एंगेजमेंट लेटर। अब वो इसी लाइन को उठा के क्या करेगा, वो सवाल बनाएगा। हैं? जहां पे ये, मैं हमेशा बार बार आपको बताता हूं, जहां पे पॉइंट्स की शक्ल में कुछ चीजें लिखी गई थी, उसके बिल्कुल जो ऊपर हेडिंग दी गई होती है, और हेडिंग के नीचे जो थोड़ी सी ये डिटेल बताई गई होती है, इन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई का सवाल आता है वो यहीं से आता है, इसके अलावा आ ही नहीं सकता। हेडिंग भी खाली दिमाग में ना रखें, उसके नीचे जो लाइन लिखी होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो पॉइंट्स लिखने से पहले ये इंतहाई सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां से आई क्या क्या करता है, उसको उठा के उसका सवाल पूछ लेते हैं। अब मेरे अच्छे तरह देखिएगा, एडिशनल पॉइंट्स अगर मुनासिब लगे ऑडिटर को तो ये भी ऐड कर सकता है, लेकिन ये उस पर छोड़ दिया गया, ये आपकी मर्जी है। वो कौन कौन से तरह देखिएगा, कहता है कि अरेंजमेंट रिगार्डिंग द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट इंक्लूडिंग द कंपोजिशन ऑफ एन ऑडिट। यानी कि ये कंपोजिशन ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है, उस टीम की बात हो रही है कि टीम में कौन से लोग शामिल होंगे, ये पहले उनसे जरा थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लें। अब देखो कहता है अरेंजमेंट कर ले रिगार्डिंग द प्लानिंग। देखो अब जब आपने ऑडिट परफॉर्म करना है तो उसकी शुरू के अंदर हम प्लानिंग करते हैं, और कुछ प्लानिंग सारी नहीं, आगे जाके गाइड किया जाएगा आपको। ये ना हो कि सारा प्लान हम उनको बता दें। जैसे अभी इंडिया का वो है ना सोशल जो मीडिया है वो क्या कर रहा है, वो मोदी की अभी मीटिंग चल रही है, मोदी के दिमाग में भी कुछ नहीं है, वो सारी प्लानिंग मीडिया के ऊपर बताए जा रहे हैं। तीन जो टारगेट हैं वो लॉक हो गए, रावलपिंडी लॉक, बालाकोट लॉक, बहावलपुर लॉक। अब मीडिया लॉक किए जा रहा है, यानी कि हमें पहले ही बताया जा रहा है कि हम कहां पे आने वाले हैं। मतलब यानी कि अजीब सी बात है कि स्ट्रेटेजी जो भी हो फौज की वो ऐसे थोड़ी बताई जाती है, और इतने बहादुर तो तुम लोग है नहीं, है कि इतना बड़ा वाजे करके बता के आप आएंगे और यहाँ पे हमला करेंगे। है लेकिन मीडिया बिला वजह इस तरह की चीजें बता के अगले बंदे को पहले चुप करना करने वाली बात है। सेम ऑडिटर के लिए भी होगा। ये ना हो कि ऑडिटर माशाल्लाह अपनी सारी प्लानिंग ही वहां पे उनको मैनेजमेंट के साथ शेयर कर दे। जो शेयर करने वाली होगी हम बता दिया करते हैं उनको, ताकि क्योंकि हमने उनके बंदे यूज करने हैं वहां पे, उनके लोगों को डिस्टर्ब होगी वहां पे। याद है इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि उनके स्टाफ को जाके डिस्टर्ब करना हो। कभी किसी को इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए बुला रहे हैं, कभी किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बुला रहे हैं, कभी किसी मकसद के लिए तंग कर रहे हैं हम उनको। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनके साथ थोड़ी सी प्लानिंग शेयर कर देते हैं कि यहाँ से ये चीजें स्टार्ट होंगी, इन इन दिनों के अंदर हमें इन इन लोगों की, इन इन लोगों तक एक्सेस और इन इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह की प्लानिंग हम क्या करते हैं उनके साथ, और इन दिनों के अंदर कोई इन्वेंट्री या किसी और जगह पे हमारा कोई विजिट हो सकता है, इस तरह की चीजें कुछ सारी नहीं अगेन है। इवन दैन ये इन्वेंट्री का लफ्ज मैंने बोल दिया, ये मोस्टली हम नहीं बताया करते कि किस गोदाम में हम किस दिन जाके इन्वेंट्री काउंट करेंगे, क्योंकि मसला आगे जाके पढ़ेंगे ना, यही तो चीजें हमने सीखनी है कि मैनेजमेंट क्या करती है। हमारे 4 गोदाम है और हमने दिखा रखा है चारों गोदाम माशाल्लाह इन्वेंट्री से भरे पड़े हैं, क्योंकि फायदा होता है इन्वेंट्री दिखाने से। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है, और है वो एक गोदाम में ही कुछ है, बाकी तीनों खाली है। तो होता क्या, आपको कहते हैं सर आज किस गोदाम में आपने कल जाना है, आप कहेंगे वो शादरा वाले गोदाम में जाना है। वो क्या करते हैं, वो सारी इन्वेंट्री शादरा वाले गोदाम में पहुंचा देते हैं रातों रात। आप वहां पे देखें, फिर वो कहते हैं सर कल किस में जाना है, आप पहले ही बता दें उनको फलानी जगह पे, वो यही इन्वेंट्री उठाएंगे वहां पे पहुंचा देते हैं। तो कहने का है मतलब कि सारी प्लानिंग हमने उनके साथ शेयर नहीं करनी, लेकिन कुछ शेयर भी करना है। एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, और किस तरह हम परफॉर्म कर रहे होंगे, वही बात कि लोगों की जरूरत पड़ेगी, और हमारी टीम में कौन लोग शामिल होंगे, क्योंकि अगले बंदे को भी पता हो कि हमारे कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, कितने एफसीए एसीए फिर उनके अंदर होंगे, कितने सुपरवाइजर या जूनियर सीनियर लोग होंगे, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि बिलिंग शिलिंग अगर उस लिहाज से बननी हो तो उनको पहले से पता हो। लेवड़ा उसके बाद कहता है कि अरेंजमेंट रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, शुरू में हम बता देते हैं। अगर आपके कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट है, देखो अभी हमने इसको यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया हो इंटरनल ऑडिटर, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि एक्सटर्नल ऑडिट का जो काम है ना, उससे शेयर होल्डर बड़े खुश होते हैं। कहते हैं यार ये देखो, ये बंदा साल के आखिर में आता है मोस्टली, और ये सारा काम चीजों को चेक करके चला जाता है, और जो कमी बेशी होती है हमें बता के चला जाता है। ये कितना कमाल का काम करता है। जिस तरह का ये काम करता है, क्यों ना हम एक पका पका डिपार्टमेंट ही बना दें जो यही काम करे जिस तरह का ये ऑडिटर करता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के अंदर ही एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट बना देते हैं, और उसमें लोग अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा जो इंटरनल ऑडिटर बैठा होता है वहां पे, उसका एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं होता है, उसकी कोई और सर्टिफिकेशन से भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है।
तो दूसरे, और फिर वो कंपनी का एम्प्लॉय होता पैसे तो ये भी लेता है, लेकिन इसको कंपनी के एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आता। चले इसी लिहाज से मुझे एक पॉइंट याद आ गया, शायद आप लोगों ने तो पूछा नहीं है, और पूछना तो चाहिए था। है याद है कि जब आपने वो पढ़ी थी, जाए उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, और वहां पे जाके जरा देखें जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर था, जब डिस्क्वालिफिकेशन और ऑडिटर बताई जा रही थी, उसके बिल्कुल आखिर के ऊपर जब वो सारे पॉइंट बताए गए थे डिस्क्वालिफिकेशन वाले, बिल्कुल आखिर के ऊपर एक स्टार लगा के उन्होंने एक छोटी सी लाइन लिखी हुई। क्या कभी किसी ने पूछा कि सर इसका मतलब क्या था? पेज नंबर बताएं, पेज नंबर 9। तो इसके नीचे बिल्कुल आखिर के ऊपर स्टार लगा के एक पॉइंट लिखा गया है। चलो कोई पढ़ दो इस छोटी सी लाइन को। क्या मतलब था इसका? देखा ना मेरे बच्चों, आप दिल लगा के पढ़ ही नहीं रहे, सारे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और इतना शुक्र है हम 100 की चीजें पढ़ रहे हैं। तो कितने ध्यान से एक एक लाइन को देखो, अपनी किताब को तो इसलिए फॉलो कर रहे थे, एक एक लाइन का आपको पता होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मुझसे भी लाइन मिस हुई। आज ये बात हुई तो मेरे दिमाग में आया कि वो तो बच्चों की इस तरह का तो जिक्र ही नहीं हुआ क्लास के अंदर। अगर आपको इसका पहले डिस्क्वालिफिकेशन देखो, पहली डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? जो कंपनी का कौन हो, डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो, वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ये बात है कि नहीं? अब मेरे बच्चे, लोगों को लगा कि जो इस साल का ऑडिटर है वो भी तो समझो कंपनी का ऑफिसर ही है, एम्प्लॉय ही है, क्योंकि हम उसको इस साल पे कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये इस साल अगर हमारा ऑडिट कर रहा है तो हमारा इस साल में शायद एम्प्लॉय है या हमारा कोई ऑफिसर है, तो अगले साल में ये ऑडिटर नहीं बनेंगे। तो फिर कानून को इस चीज को वाजे करना पड़ा कि भाई जब आप कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय, ऑफिसर और एम्प्लॉय की बात कर रहे होते हो, इसमें ऑडिटर शामिल नहीं होता, क्योंकि ऑडिटर अगले साल भी दोबारा जितने मर्जी सालों तक आप क्या कर लो, उसको दोबारा से अपॉइंट कर सकते हो। अगर ये भी ऑफिसर की डेफिनेशन में शामिल हो जाता, तो फिर अगले साल में ये भी कंपनी का ऑडिट नहीं मेरे बच्चे बन सकता था। इसलिए उनको ऑफिसर और एम्प्लॉय की डेफिनेशन से निकाला है ऑडिटर, कि जब आप ऑफिसर और एम्प्लॉय की बात करते हैं कंपनी के, अगरचे ये बंदा कंपनी से तनख्वाह ले रहा होता है, इस एंगेजमेंट है, पैसे ले रहा होता है, लेकिन ये कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय कंसिडर नहीं होता। खैर, ले बेटा, तो मैं आपको बता रहा था कि कंपनी बात क्या करती है, इस तरह का केस जो चेक एंड बैलेंस हो, कंपनी के कंट्रोल देख रहा हो, कंपनी में कुछ गलत हो रहा हो उसको देख रहा हो, कंपनी में कोई रिस्क आ रहे हो उनको पहले से आइडेंटिफाई कर रहा हो, तो कुछ इस तरह के, और फिर रिस्क हो तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हमारा कोई इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट होना चाहिए। लेकिन हर कंपनी में नहीं होता, लिस्टेड कंपनी के अंदर ये होता है, लाजमी है वहां पे, अदर देन लिस्टेड उनकी स्वावलंबी होती है। अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो तो तकरीबन आप सोच सकते हैं कि वहां पे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा, लेकिन बाकी कंपनियों में कोई पक्की बात नहीं होती। लेकिन अगर है वहां पे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, तो आप कह सकते हैं उनको शुरू के अंदर ही कि जो चैप्टर नंबर 11 ना हमारा, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, मैंने आपको बताया था वहां पे 2 लोग हैं, एक्सपर्ट और इंटरनल ऑडिटर, तो हम इनकी मदद ले लिया करते हैं। बात इनकी डायरेक्ट सपोर्ट होती है, बात इनका किया हुआ काम इस्तेमाल करते हैं इंटरनल ऑडिटर। एक्सपर्ट का तो जाहिर बात है वो डायरेक्टली उनसे असिस्टेंस लेंगे ना। जो इंटरनल ऑडिटर होता है, बात इनका किया हुआ काम हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी तरह का मिलता जुलता काम कर रहा होता है जिस तरह का हमने करना होता है जाके। तो इसका किया हुआ काम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बात इसका किया हुआ काम, और बात इसकी डायरेक्ट सपोर्ट कि हमारे साथ ऑडिटर की तरह ये भी काम कर रहा है, मदद लेना इजाजत है क्या आप इसकी मदद ले सकते हैं इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हम पढ़ेंगे, दोनों चीजें पढ़ेंगे वहां पे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हो हैं, कुछ कंडीशंस होंगी। आप उसका किया हुआ काम भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसने किया होगा पूरा साल। आप जाएं उसके डिपार्टमेंट में जाएं, उसको देखें जो उसने बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रखे होंगे। याद है हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो ऑडिट है आज के दौर में वो रिस्क बेस्ड होता है, रिस्क बेस्ड होता है। जिस एरिया में ज्यादा रिस्क हो वहां पे हम ज्यादा मेहनत करते हैं, जिस एरिया में कम रिस्क हो वहां पे कम करते हैं। ये जो ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का भी यही काम होता है कि कंपनी के अंदर जहां जहां पे रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करे, उनको रिस्पॉन्ड करे, कोई फ्रॉड हो रहे हो उनको आइडेंटिफाई करे, उनको रिस्पॉन्ड करे। तो शायद वो कुछ काम जो उसने कर रखे होते हैं हमारे काम के भी होते हैं, तो हम उसके काम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ उसकी बावजूद उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस भी हासिल कर सकते हैं यारों को। तो ये अगर है इस तरह का कोई अरेंजमेंट करना है तो हम पहले ही उनको बता देंगे कि आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, हो सकता है इसके किए हुए काम को हम इस्तेमाल करें या इसकी डायरेक्ट असिस्टेंस हासिल करें यारों को। तो ये भी हम शुरू में ही हम उनको बता दिया करते हैं। और एक्सपेक्टेशन दैट मैनेजमेंट विल प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन है, फिर हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब जब हम कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे तो आप हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन देंगे। खास तौर पे मेरे बच्चे, कुछ जगह ऐसी है जैसे कंक्लूजन जब हो रहा होगा, जब आप कंक्लूड करने जा रहे होंगे ना, अपनी रिपोर्ट लिखने जाएंगे, सारा ऑडिट आपने कंप्लीट कर लिया होगा, अब आप अपने कमरे में आएंगे और वहां पे बैठ के रिपोर्ट लिखने जा रहे होंगे। मान लो मैं इस कमरे में आ गया, सारा ऑडिट मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैं रिपोर्ट लिखने जा रहा हूँ,
कि जो भी मेरे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है उसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। जब मैं रिपोर्ट लिखने जा रहा हूँ ना, इससे बिल्कुल पहले मैं भागा एक मैनेजमेंट के पास भी जाऊंगा, मैनेजमेंट से जाके मैं लिखवा लूंगा कि जो आपकी जिम्मेदारियां थी वो आपने सारी पूरी कर दी हैं, मुझे लिख कर दो इस ऑडिट से रिलेटेड, जिसकी मैं रिपोर्ट लिखने जा रहा हूं उससे रिलेटेड जो आपकी जिम्मेदारियां थी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और कानून के मुताबिक जितनी आपकी जिम्मेदारियां थी वो आपने पूरी कर दी हैं, लिख कर दें। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, जो चीजें आपने मुझे प्रोवाइड करनी थी सब प्रोवाइड कर दिया है, लिख कर दें मुझे। तो वो हम क्या करते हैं, इस तरह की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेते हैं। तो ये हम बता रहे होंगे शुरू से कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने प्रोवाइड करनी है वो वाकई प्रोवाइड भी करेंगे आप। याद रखोगे वक्तन फक्तन कुछ तो चीजें हम पूछेंगे वो हमें रिटर्न में चाहिए हो, लेकिन जब हम रिपोर्ट लिखने जा रहे होंगे ना, उस वक्त से पहले भी एक खास जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ना, इसका खास जिक्र किया जाता है कि उस वक्त हम लाजमी एहतियातन उनसे लिखवा लिया करते हैं। ये ना हो कि वो कहेंगे हम तूने कौन सा हमसे कुछ पूछा था है आखिर में हमारे पास कुछ, क्योंकि आखिर जब मेरे ईयर एंड हो जाता है ना, ईयर एंड के बाद याद है जब आप IS 10 वगैरह पढ़ते हो, IS 10 की बात कर रहा हूँ, वो सब्सिक्वेंट ईयर्स के बारे में है ना, देखिए IS 10 और 37, क्या ये सब IS 24 है शायद, सब्सिक्वेंट ईयर्स के बारे में क्या है, कौन सा है, माजरत बात कर मैं भी आप में से FR 2 कोई नहीं पढ़ा। अच्छा हाँ, सब्सिक्वेंट ईयर्स IS 24 IS 10, वही तो मैं बोला था, बाद में मैं आपकी खामोशी पर मैं भी परेशान हो गया कि मैंने हो सकता है कोई गलत बोल रहा हूँ। तो मेरे बच्चे वो जो IS 10 है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में, जब साल एंड हो जाता है तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको या तो एडजस्ट करने की जरूरत होती है या डिस्क्लोज करने की। अब वो इवेंट्स मोस्टली मैनेजमेंट को पता होते हैं कि कौन से ऐसे इवेंट हुए हैं कंपनी के अंदर जिनको एडजस्ट या डिस्क्लोज करने की जरूरत है, और हो सकता है मैनेजमेंट उनको एडजस्ट या डिस्क्लोज ना कर रही हो। अगर एडजस्ट और डिस्क्लोज नहीं कर रही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है नहीं, गलत होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है कि जो एडजस्ट करने वाले हो एडजस्ट करो, जो डिस्क्लोज करने वाले हो डिस्क्लोज करो। अगर आप एडजस्ट करने वाले को एडजस्ट नहीं कर रहे और डिस्क्लोज करने को डिस्क्लोजर नहीं दे रहे तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आखिर पे हम ये भी लिखवाते हैं कि लिख कर दें कि जितने कुछ इस तरह के सबसीक्वेंट इवेंट्स हुए हैं आपने उनको जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डील करना था आपने उनको डील किया है। याद रखोगे इस बात को। खैर अभी इंशाल्लाह ये सारी बातें आगे पढ़ेंगे तो ये जरा थोड़ा सा कोरोबोरेटिव एविडेंस मिलती जाएगी, आप जो पढ़ा होगा अभी, याद है ना कोरोबोरेटिव एविडेंस का जिक्र हुआ था, एविडेंस के ऊपर एविडेंस जब हम ढूंढ रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोबोरेटिव एविडेंस। खैर the fact that because of the inherent limitation of an audit and the inherent limitation of internal control there is an unavoidable risk that some material misstatement may not be detected even though, यानी कि शुरू के अंदर ही आप उसको ऑडिट रिस्क के बारे में बता रहे हो मैनेजमेंट उनको उनको कहो ये ना हो कि जब मैं ऑडिट करने आया हूं तो 100% यहाँ पे जितनी कोई मिसस्टेटमेंट्स होंगी सारी ढूंढ लूंगा है। आप उनको बता रहे होंगे कि भैया जब मैं ऑडिट करने तो आया हूँ लेकिन कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट के अंदर है और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट तो आप देख कर आगे हैं कि हम ऑडिट किस बेस पे कर रहे होते हैं, मटेरियलिटी बेस पे, सैम्पलिंग बेस पे, हमारे पास टाइम कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और फिर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं उसमें कुछ जजमेंट्स प्रोविजन इस्तेमाल हो रही होती हैं, एस्टिमेट्स होते हैं, तो जिस बेस पे हम क्या करते हैं हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन। और फिर बच्चे इंटरनल कंट्रोल्स में भी ना देखो, कंपनी जितने मर्जी कंट्रोल लगा ले। अब अगर हम कश्मीर की बात कर लें, कश्मीर में 7 लाख आबादी वो है, फौज है इंडिया की, 7 लाख फौज एक वादी में। खुद सोचें इतनी हमारी कुल फौज 6 लाख है, उनकी एक वादी में 7 लाख है, और उसके बावजूद वहां पे एक टेररिस्ट अटैक हो जाना, लोग उनके जो फौज है और उनके जो जो कंट्रोल्स है ना वहां पे उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। भाई 7 लाख लोगों के दरमियान से लोग निकल के आपके बंदों को मार के चले गए, आप कर क्या रहे हो वहां। लेकिन मेरे बच्चे ये हर एक को अंदर खाते ये पता है जितने मर्जी कंट्रोल लगा लें कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी रह ही जाती है। इसको कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर भी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, जितने मर्जी आप बंदोबस्त कर लें यहाँ पे, हमने 100 बंदोबस्त करके देख लिया हर चीज के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 2 नंबरियां होती हैं। और जो बच्चों से रिलेटेड है माशाल्लाह बच्चे भी जितने मर्जी इनको लिए बंदोबस्त करें, ये भी करते हैं, जो मैनेजमेंट ने करनी है मैनेजमेंट भी करती है, जितने मर्जी बंदोबस्त करें। जैसा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या करते थे पहले, देखेंगे देख हमारा कंट्रोल है कि जो लोग जिस टाइम पर आ रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा हो, वो टाइम उनके आने जाने का। तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक रजिस्टर रखा होता था, जो बंदा एंटर हो और जो जा रहा हो अपना लिख कर जाए उसको। ये भी कंट्रोल लगाने की कोशिश की, हर बंदा अपने लिहाज से लिख देता था, आया 10 बजे लिख देता था 8 बजे है। और बात का जो पिछला बंदा है उसका टाइम 9:30 बजे आ रहा होता था, और जो बाद में आया वो 8 बजे लिखा होता था, उसका समझ में नहीं आता था कि यार ये बाद में आ गया 8 बजे आ गया, वो बेचारा पहले आया 9:30 बजे आया है। हमें पता चला कि ये गलत लिख रहे हैं, हमने क्या किया गार्ड को कह दिया
कंट्रोल लगाया ना, कंट्रोल, ये भी तो कंट्रोल ही था, थोड़ा सा कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग किया। हमने गार्ड की ड्यूटी लगा दी कि भाई आप इनकी अटेंडेंस लगाया करो। तो भैया उन्होंने गार्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं, आते लेट थे वो, जो टाइम कहते थे उनको वो टाइम लिख दिया करता था, है दिक्कत होना शुरू हो गई यहाँ पे। हमने फिर क्या कहा, हमने इनको वो दे दिए कार्ड बना के, क्या आप कार्ड है, आप आए और कार्ड स्वैप कर दें, एम्प्लॉय कार्ड बना के दे दिए। लो भैया माशाल्लाह, जो सबसे पहले जो कॉलेज में आता था ना, उसके पास सारे कार्ड होते थे। वो अकेला बंदा बैठ के सुबह उठ के ना, जो कॉलेज में बाप का जो सोता ही यहाँ पे था, वो सबसे पहले उठ के कार्ड ही लगाता था, सबके कार्ड लग गए। छपा। अब अगर आप देखोगे वहां पे एक मशीन लगी हुई है थंब इम्प्रेशन वाली, ये आखिरी हल था हमारे पास, है क्या आप अंगूठा उतार के दोगे किसी को अटेंडेंस लगाने के लिए? वो ये इतने बेचारों ने अभी ये हॉलीवुड की मूवीज देखते नहीं हैं? ये इस तरह की वो लगा के निशान वो भी दे दे उनको, पेज शेज या कुछ इस तरह की चीज, वो कहते हैं इतनी मेहनत, तो खैर वो ये भी होते हैं बड़ी कंपनी में, तो सारा कुछ ही। कहने का मतलब जितने मर्जी कंट्रोल लगा लो, आपको कहीं ना कहीं उन कंट्रोल्स के अंदर कोई ना कोई वीकनेस रह ही जानी है, कोई ना कोई लोगों ने लूप होल ढूंढ ही लिया। अब देखो ना, टैक्स लॉज पढ़ते हो आप लोग, हैं? टैक्स लॉज के अंदर अगर आपने देखा हो, एक टैक्स अवॉइडेंस एक टैक्स एवेजन थी, वो तो बुरी बात थी टैक्स एवेजन, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस वो कहते थे ये कानूनी, आप जो लूप होल्स रह जाते हैं टैक्स के अंदर, टैक्स लॉज के अंदर, आप उसका फायदा उठाते हो, मतलब आपने उसका फायदा उठा के अपने टैक्स को कम कर लिया कहीं, और टैक्स वाले नहीं चाहते थे कि इस तरह करें, लेकिन हमने ढूंढ लिया उसके अंदर, जो मर्जी करो, कवानीन है उनके अंदर भी कमी बेशियां रह जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो यही बात बता रहे हैं कि भैया जितना मर्जी हम अच्छा ऑडिट कर लें, तो हमारे ऑडिट के बाद भी कुछ ना कुछ ऑडिट रिस्क रहना ही है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिसस्टेटमेंट्स रह सकती है। टू इन्फॉर्म द ऑडिटर अबाउट इवेंट्स अकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, वही बात, तो भाई अगर जब साल कंप्लीट हो जाएगा, साल के बाद जो इवेंट्स होंगे वो हमें इन्फॉर्म करने हैं आपको। तो ये भी हम उनको बता रहे होंगे शुरू के अंदर, एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑडिटर्स लायबिलिटी, अगर ऑडिटर्स की लायबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि हम कल किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, तो वो भी पहले बता दें। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी अलाउ ही नहीं है, यानी कि ऑडिटर्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकती हमारे मुल्क के अंदर, आप अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ ही ऑडिट कर सकते हैं। इसलिए हमारे मुल्क में नहीं, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड तो बाकी ममालिक के लिए भी है, अगर है कोई रिस्ट्रिक्शन तो बता दो, है कि हम किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई मामला नहीं है। पढ़ के आए ना, बॉडी कॉर्पोरेट पाकिस्तान में ऑडिट कर ही नहीं सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या है, जिसकी लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड। The expectation that management will provide access to all information that is relevant to the preparation of the financial statements and यही बात यहाँ पे उसको दोबारा याद दहानी करवा रहा है कि भाई हम तो करते हैं कि आप जितनी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने बनाने से रेलिवेंट होंगी, आप हमें लाजमी उस तक एक्सेस देंगे, जो कि उनकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी है। लेकिन बहर ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। ये एंगेजमेंट लेटर इसी मकसद के लिए था, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। बेसिक में सारे बता दिए उसने, मेन मेन बड़े बड़े, और आगे वो कहता है कि अगर आपका मन करे तो ये भी ऐड कर लो, एडिशनल कंटेंट्स के तौर पे ऐड कर लो। द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू मेक अवेलेबल टू द ऑडिटर ड्राफ्ट, अब ये भी मेरे बच्चे जरा देख लेंगे। देखो आप ऑडिट करने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे बच्चे कब बननी है, जब उस कंपनी का ईयर एंड होगा। जब उस कंपनी का ईयर एंड होगा मेरे बच्चे, ईयर एंड के बाद ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ना, यहाँ पे कहीं पे जाके। ये थोड़ी है कि अभी साल एंड ना हुआ हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने, और बैलेंस शीट माशाल्लाह एज ऑन 31 दिसंबर बनी होती है, और वो 1 नवंबर को ही अवेलेबल हो, है एज ऑन 31 दिसंबर, ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि जब ईयर एंड होगा, ईयर एंड तक के सारे मामला, परफॉर्मेंस भी पीएनएल के अंदर, और जो बैलेंसेस हैं वो बैलेंस शीट के अंदर, और जो डिस्क्लोजर्स हैं वो डिस्क्लोजर्स के अंदर, वो सारा कुछ मेरे जो कब तक करना है, साल के अंत तक। लेकिन वो ये भी नहीं होता कि साल जैसे आज रात 12 बजे और साथ ही वो सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। हाँ वो अलग बात है कि कुछ वो हैं आजकल, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, वो इस किसी हद तक इस काबिल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको भी तो देखना होता है, वो कौन से इग्नोर करने हैं। तो खैर, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे बच्चे ईयर एंड होता है, तो मैनेजमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी वो डायरेक्टर ने जस्ट उनको वो करके अप्रूव करके वो रखी होती है, वो अभी मेंबर्स के लिए नहीं होती, बना के वो इनके सामने रख देते हैं, सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन ये जितनी लेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल एंड होने के बाद मिलेंगे ऑडिटर को, उतना ही ऑडिट डिले हो, क्योंकि ऑडिटर ने इन चीजों को चेक करना है। इसलिए शुरू में ऑडिटर इनको बता देता है कि सर ये याद रखिएगा कि जब ईयर एंड हो, हमें जितनी जल्दी हो सके आपने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी। ये ना हो कि हम वेट करते रहे ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसी को हमने चेक करना मेनली। ये सारा काम तो हम शुरू में साल के दौरान जो इंटरम ऑडिट है उसी के लिए हम बंदोबस्त कर रहे होंगे कि साल के आखिर में मेहनत कम हो, लेकिन मेन हमने करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही ऑडिट है। और जितनी जल्दी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हमें देंगे, उतनी जल्दी हम अपना ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे और अपनी अपनी एजीएम वगैरह टाइम पर करवा सकेंगे। तो ये पहले उनको बता दें, ये ना हो कि उस वक्त वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको लेट दें और फिर आपको जल्दी भी कहें कि आप जल्दी ऑडिट कंप्लीट करें, फिर दिक्कत होगी। क्या रखोगे मेरे बच्चों?
Agreement the agreement of management to make available to the auditor draft financial statements, including all information relevant to their preparation, whether जारी बात है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुई है, सादा अल्फाज में जितनी रसीदें हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग है जिससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, उन सब की डिटेल भी आपने अवेलेबल करनी है। द बेसिस ऑन विच फीस आर कंप्यूटेड एंड एनी बिलिंग अरेंजमेंट्स, वही बात कि किस बेस पे फीस वो होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि मोस्टली हम यहाँ पे शुरू में तय कर लिया करते हैं, लेकिन बात का वो कहते हैं कि जिस तरह की वो टीम होगी उस लिहाज से बिलिंग अरेंजमेंट्स हैं, किस तरह की टीम यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि बात मैनेजमेंट कर रही थी सीनियर टीम लेकर आए, जब उनको फीस बताते हैं ना यहाँ तक चली जाएगी सीनियर टीम की। जैसा वो होता है ना कि अल्लाह माफ करे कोई बंदा बीमार हो, उसको कहते हैं कि डॉक्टर ये ऑपरेशन होगा, तो अगर ये एक टीम है, ये लोग, इनको हम बुला सकते हैं ऑपरेशन के लिए दुबई से फलाने मुल्क से, लेकिन इतनी फीस होगी है। लेकिन अगर ये हैं तो ये यहाँ से ही काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो होगा, जाहिर बात है थोड़ी बहुत कमी बेसी तो होगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी होती है, तो सेम मामला यहाँ पर भी होगा। तो उनको बता रहे होते हैं सर अगर टीम बहुत ज़्यादा सीनियर रखवाना चाह रहे हो तो याद रखिएगा बिल भी उस लिहाज से बनना, क्योंकि इनके पर आर रेट्स होते हैं वैसे एफसी और एसीए, और इनमें फ़र्क भी होता है, इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन में फ़र्क होता है, इनके पर रेट चार्ज करने का भी फ़र्क होता है। तकरीबन कॉलेजेस उनको उतना पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही जो एक एफसी को मिलना चाहिए पर आर, बाकी जगहों में तो पता नहीं, लेकिन कॉलेजेस इनको एटलीस्ट इतना लाजमी पे करते हैं। लेकिन जो सीनियर टीचर हैं जिनके पास कोई बच्चे भी आते हैं, द बेसिस ऑन विच फीस आर कंप्यूटेड, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर मैनेजमेंट टू एक्नॉलेज रिसीट ऑफ द एंगेजमेंट लेटर एंड टू एग्री इट्स, फिर बाद में एक्नॉलेज वो ये भी करें, एक्नॉलेजमेंट भी लें उनसे कि आपको ये लेटर मिल गया है और आपने इसमें लिखी हुई चीज़ों को समझ लिया है, कोई किसी तरह का इवहाम नहीं है, तो हमें एक्नॉलेज कर दें। तो एक्नॉलेजमेंट भी उनसे लेते हैं, जैसा आई कैप का लेटर आता है ना कि ये लेटर आपको मिल गया है, एक्नॉलेज करें। है, आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं होती, रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अक्सर मासूम बच्चे होते थे वो कहते सर हम भी रिप्लाई करें इनको, तो उनको यही कहते थे पीआरसी वाले बच्चे ये इस तरह किया तो गोली मारो भाई, बस हो गया एक्नॉलेज। उसका एनी रेफरेंस टू एनी फर्दर एग्रीमेंट्स बिटवीन द ऑडिटर एंड द एंटिटी, अगर कोई और एग्रीमेंट करना हो सकता है जब आप ऑडिट कर रहे हो तो वो आपको स्पेसिफिकली कह दें कि आप हमारे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी रिपोर्ट देके जाइएगा स्पेसिफिकली अलग से, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना हो। या बात मेरे बच्चे क्या होता है कि जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं ऑडिट के दौरान ही किसी तरह की उनकी कोई उन्होंने कोई सब्सिडी परचेज कर ली होती है या कोई और इस तरह के मामला कर लिए होते हैं, या बिजनेस कोई और साथ स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है कि जो पहले शुरू में चीजें अरेंजमेंट हुई थी अब वो काम बढ़ गया है। तो जिस तरह होता है ना कि वो शादी ब्याह होते हैं, हम किसी राजा भाई को बंदोबस्त करते हैं जो खाना पकाना पकाएगा, है पहले हमने बताया होता है 100 बंदा है, बाद में पता लगे 200 बंदे के लिए, आपको क्या लग रहा है वही अरेंजमेंट चलेगा है जो पहले था? नहीं नहीं, चीजें चेंज भी होते हैं सिचुएशन के लिहाज से, सेम यहाँ पर भी होगा मेरे बच्चे। कहता है एनी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑडिट वर्किंग पेपर्स टू अदर पार्टीज। अच्छा मेरे बच्चे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ऑडिट वर्किंग पेपर जो होते हैं ना, ये पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। जो ऑडिट वर्किंग पेपर होते हैं ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? ऑडिटर की। ऑडिटर जितने काम करेगा वहां पे वो सारी इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ क्या देके जाएगा इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे एक रिपोर्ट देके जाता है, बाकी सारा पलंदा साथ उठा के लेके जाता है जो उसके ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं। यही ऑडिट वर्किंग पेपर देखकर तो फर्म आती है, वो आता है आई क्या आपका क्यूसीआर करने के लिए। ये जो वर्किंग पेपर ही देखता है ना जो आपने काम किया होता है वहां पर, इसी की बेस पे आपका क्यूसीआर होता है। तो ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है, प्रॉपर्टी होती है। लेकिन क्या कोई शुरू में हम तय कर लिया था क्या मेरा कोई ऑब्लिगेशन है कि मैं अपने ऑडिट वर्किंग पेपर किसी को प्रोवाइड करूं? तो अगर है कहीं पे तो शुरू में तय कर लो इस तरह का मामला, क्योंकि जहां पे कोई कानूनी रिक्वायरमेंट हो या जहां पे आई कैप आ जाए फिर तो वहां पे आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। कानून खुद कह दे, मैंने आपको बताया था, जहां पे कानून खुद कह दे अपने लिए या किसी के लिए, या जहां पे आई कैप आ जाए वहां पे तो जाहिर बात है कि आपने वो चीजें अवेलेबल करनी है, फिर वहां पे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी या कुछ और चीजें नहीं होती। ये कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है मेरे? अभी अभी आपने क्या डिस्कस किया वाला इंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया था? 2 हिस्सों में। एक तो मेरे बच्चे वो मिनिमम कंटेंट्स है जो आपने करने हैं, और उसके बाद एडिशनल थे, वो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसको लगे मुनासिब तो वो एडिशनल कंटेंट्स भी ऐड कर सकता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को मजीद कम करेंगे किसी हद तक। ले बेटा अब जरा देखिएगा, बस ये 5 यही 5 ही बेटा क्योंकि देखें बड़ी सारी दुनिया है, उसने आपकी फाइनेंशियल ये जो रिपोर्ट है ना उस पर रिलाई करना है। बड़े सारे लोग अपनी करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी ऑडिटर की रिपोर्ट को देखते हो। ये ना हो कि कल आपने कुछ पैसे लेकर उनको रिपोर्ट बना के दे दी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव टू एंड फेलियर, और आपने लापरवाही बरती। देखो जब आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है आप लापरवाही बरते हैं, आप ये लापरवाही का मतलब ये है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको टेंशन में नहीं होते,
कि मेरा कोई क्या बिगाड़ ले। जैसे कंपनी के अंदर होता है कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जो पैसा हमारे पास सेविंग होती है, लगाई होती है, उसके बाद कंपनी डूबे जो भी है, हमें पता होता है हमारा घर बार में कोई दिक्कत नहीं, मैं पर्सनली लायबल नहीं होगा, ना मेरा घर बार को कोई लायबल होगा, तो लायबल वो कंपनी, वो जाने उसका काम जाने। तो सेम इसी तरह जब आप कंपनी बना के ऑडिट करना शुरू कर देंगे, आपकी लायबिलिटी तभी लिमिटेड होगी जब कंपनी होगी। तो आपको लगेगा कि मैं जितने मर्जी इसमें वो लापरवाही से रिपोर्ट दे दूं तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन लोगों का बहुत बिगड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसलिए मना कर दिया, ये ना हो कि आप लोगों का नुकसान करना शुरू कर दें, आप लोगों चार पैसे लेकर आप तो कमाना शुरू कर दें, लेकिन इसमें बेचारे जो इन्वेस्टर, देखो जहां पे भरोसा हो ना लोगों का, जहां जहां पे लोगों ने भरोसा करना हो आपके किसी चीज के ऊपर, वहां पे फिर गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे हम आपकी लायबिलिटी लिमिटेड अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का भरोसा आप तोड़ेंगे आप चार पैसे लेकर। जैसे ये पब्लिक ऑफिस में जो लोग बैठे होते हैं या ये जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, इनके ऊपर लोगों का भरोसा है, वो देखें वो क्या करते हैं, हैं? वो तबाही उतार देते हैं बेचारे। वो वोट हम देते हैं उनको, हमारे लिए काम करेंगे, वो सारा बेचारे 5 साल अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए काम करते रहते हैं, हमारा तो कोई सोचते ही नहीं वहाँ। तो सेम यहाँ पे इस प्रोफेशनल उसके अंदर भी यही हो सकता है, वो शायद अपने बारे में सोचते, इसलिए उनको ये बहुत एहतियात करनी पड़ती है फिर, यानी कि सादा अल्फाज में ज्यादा आसानी से बिकते नहीं, ताकि ये क्योंकि बिक सकते थे ये भी फॉर सेल ही होने थे ऑडिटर भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, अगर इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती। तो इस वजह से मेरे उसे मना कर दिया कि आप अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ करें, ताकि अगर कहीं पे कुछ गलत हो आपका घर बार भी जाए, आपको लग पता जाए कि आपने कोई 2 नंबरी की है। इस वजह से मेरे चैनल लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ही ऑडिट अलाउ होता है, सिर्फ ऑडिट, बाकी प्रैक्टिस आप और टैक्स का काम, एडवाइजरी जो मर्जी करें, लेकिन सिर्फ ऑडिट के लिए मेरे बच्चे यहाँ पे लाजमी तौर पे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होनी चाहिए। कोई और सवाल नहीं मेरे बच्चे? हमने थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया था, और ये भी इसी तरह सवाल बनाएगा। एक होता है इनिशियल ऑडिट, एक होता है रिकरिंग ऑडिट। इनिशियल ऑडिट क्या होता है, जब कोई कंपनी आपको पहली दफा ऑडिटर अपॉइंट कर रही हो, उसके लिए लफ्ज बोलते हैं इनिशियल ऑडिट आप। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के पिछले साल ऑडिटर थे और इस साल वो कंपनी आपको दोबारा ऑडिटर अपॉइंट करने जा रही हो, इसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट क्या होता है, जब उस कंपनी का आप दोबारा ऑडिट कर रहे हो, अगले साल भी आप उसके ऑडिटर हो, उससे अगले साल भी, उससे अगले साल भी, जो भी, यानी कि जब अगले साल में दोबारा अपॉइंट हो रहे हो उसके ऑडिटर, तो आपके लिए लफ्ज क्या बोला जाएगा, रिकरिंग ऑडिट। और जब किसी कंपनी का पहली दफा आप ऑडिट करने जा रहे होंगे, इनिशियल ऑडिट, क्योंकि बात का वो लफ्ज बोलेगा नहीं कुछ और, सिर्फ वो बोलेगा ये आपका रिकरिंग ऑडिट है, या ये लफ्ज बोलेगा ये आपका इनिशियल ऑडिट है, तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं आगे मजीद ये पहले पिछले साल कोई ऑडिटर था, इस साल आप ऑडिटर है। तो इस तरह की चीजें आपने याद रखनी है मेरे बच्चों। लेकिन अब जरा देखिएगा, ये भी बड़ा अहम है, सवाल बनाएगा इसी तरह। कहता कि आप सीएफए का ऑडिट कर रहे थे इस साल में, जब आप इस साल में सीएफए का ऑडिट करने आ रहे थे, पहली दफा इनिशियल ऑडिट था आपका, मुझे बताओ कि आपने एंगेजमेंट लेटर लिखकर वो शेयर किया होगा मैनेजमेंट के साथ, पक्की बात है आपने एंगेजमेंट लेटर लेकर मैनेजमेंट के साथ शेयर किया होगा, और उसमें जो मिनिमम कंटेंट्स और जो एडिशनल है वो जो भी आपको मुनासिब लगा होगा आपने उसको एग्री कर लिया होगा। अब अगले साल फिर आप ही को ऑडिटर अपॉइंट करने जा रही है सीएफए। अब ये सवाल उठेगा, सर वो एंगेजमेंट लेटर का क्या करना है, क्या इस साल हमें दोबारा एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा, या पिछले साल वाला लेटर ही दोबारा चल देगा। भाई पिछले साल में जो चीजें थी वो ही हैं, दोबारा हमें करने की जरूरत ही ना पड़े एंगेजमेंट लेटर की, या इस साल में हमें दोबारा एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। वो कहता है कि पिछले साल का एंगेजमेंट लेटर भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जब रिकरिंग ऑडिट हो आपका, दोबारा आप उसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हो, जो लास्ट ईयर के अंदर आपने एंगेजमेंट लेटर दिया था, वो ही आप कंसिडर कर सकते हो इस साल के लिए, आपको दोबारा एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे वो दो सिचुएशन यहां पे बता रहे हैं, दो सिचुएशन बता रहा है, हालात बदल गए, या आपको लग रहा हो कि मैनेजमेंट ने शायद मेरी कुछ बातों को मिसअंडरस्टैंड किया है, या अभी भी लग रहा है कि मैनेजमेंट ने कुछ चीजों को शायद मिसअंडरस्टैंड कर लिया हो। दो सिचुएशन के अंदर आप नया एंगेजमेंट लेटर देंगे रिकरिंग ऑडिट के अंदर। दो सिचुएशन कौन सी हैं, हालात बदल गए, अभी हालात भी देखेंगे वो कौन से ऐसे हालात बदले हैं, या मेरे बच्चे क्या हुआ हो, आपको लग रहा हो कि यार मैनेजमेंट ने कहीं मिसअंडरस्टैंड किया हो, या आप चाहते हो कि वो भूल ना गई हो वो बातें, मैनेजमेंट वो बातें भूल ना गई हो, साल हो गए हैं, आप उन बातों को दोबारा रिमाइंड करवाना चाहते हैं। दो सिचुएशन, हालात बदल गए, या आप पिछले साल की बातों को जो एंगेजमेंट लेटर में लिखी थी आप दोबारा रिमाइंड करवाना चाहते हो, फिर नया लेटर दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं और हालात भी नहीं बदले, तो फिर पिछले साल का एंगेजमेंट लेटर इस साल भी काम आ जाएगा। याद रखोगे मेरे बच्चे, रिकरिंग ऑडिट में क्या नया एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत है, दो सिचुएशन नया एंगेजमेंट लेटर होगा। वो दो सिचुएशन क्या है, उसमें दो सिचुएशन में आगे एक में मजीद पढ़ेंगे, वो दो सिचुएशन कौन सी है। अगर तो हालात बदल गए, जारी बात जब हालात बदल गए फिर पिछला एंगेजमेंट लेटर काम तो नहीं आएगा। यहाँ मेरे बच्चे आपको लग रहा हो कि मैनेजमेंट शायद मेरी बातें भूल ना गई, रिमाइंड कराने की जरूरत है, तो इन दो से अब देखिएगा मेरे बच्चे, कहते हैं एंगेजमेंट लेटर इशूड ऑन द इनिशियल अपॉइंटमेंट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का भी जिक्र कर दिया उसने पहली दफा,
एज ऑडिटर मे स्टेट दैट इट्स प्रोविजन विल अप्लाई टू ऑल फ्यूचर एनुअल ऑडिट। ये मेरे बच्चे एक बात उसने और क्लियर कर दिया। कह रहा वो जब आपने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर लिखा था ना, उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख दें, तो फिर वही लेटर अगले सालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस लेटर को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा दो सिचुएशन, चाहे आपने लिखा भी हो। लेकिन अगर आपने नहीं अगर आपने लिख दें तो फिर अगले साल में भी वही यूज हो जाएगा। लिखेंगे क्या कि ये जो एंगेजमेंट लेटर है अगले सालों में भी अगर मुझे दोबारा ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो यही चलेगा, ये बात लिख दें उसके अंदर, यही अप्लाई हो। लेकिन मेरे बच्चे कहता है कि आइजा होएवर ताहम इसका ऑपोजिट भी है। 210 रिक्वायर्ड ऑडिटर फॉर रिकरिंग ऑडिट टू असेस वेदर। वो कहता है कि हाँ, फिर जब आपने इस साल लिखकर तो दे दिया आपने एंगेजमेंट लेटर, और साथ ये भी लिखा था अगले सालों में भी है। लेकिन आइजा 210 फिर कहता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो उसने भी कहा था ना आइजा 200 ने भी कि आपने यूज करनी है जब चुकन्ने रहना है। तो यहाँ पे आइजा 210 भी शायद उसी तरफ कह रहा है, कहता है हो सकता है भाई चुकन्ने रहो, हालात बदलेंगे। या हो सकता है कि मैनेजमेंट पिछली बातें भूल गई हो, उनको रिमाइंड कराना मकसद हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकरिंग ऑडिट के ऊपर भी उस एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना। यार को अभी पढ़ेंगे उसको, अभी पढ़ेंगे उसको, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि यहीं पे बोल दिया फिर कम खराब हो जाएगा। चलेगा, आपने पूछ ही लिया, अज्यूम करते हैं आप सीएफई का ऑडिटर थे पिछले साल में। इस साल में सीएफई ने जो लास्ट था वो सिर्फ सीएफई एक स्टैंड अलोन अकेली कंपनी थी, इसकी कोई होल्डिंग सब्सिडी कुछ नहीं था। लेकिन इस साल में सीएफई की सब्सिडीज भी हैं, हालात बदल गए हैं। पहले कोई फॉरेन सब्सिडी वगैरह या फॉरेन कोई ब्रांच नहीं थी, इस साल फॉरेन ब्रांचेस भी हैं। लास्ट टाइम जैसे गवर्नमेंट ही है उसका कोई एक ही कारोबार था, इस दफा आपने देखा कोई 3-4 और कारोबार उन्होंने ऐड कर लिए हैं। या हो सकता है कि इसको सीएफई को किसी और ने खरीद लिया हो, मालिक बदल गए। या हो सकता है जो पुरानी मैनेजमेंट थी वो सारी की सारी अब चेंज हो गई, अब नई मैनेजमेंट आ गई है। या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन हो, या कानून बदल गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो लास्ट ईयर थे क्योंकि वो भी रैपिडली चेंज होते रहते हैं। हमने डिस्कस किया था ना कि एनवायरमेंट के अंदर पेस्टल फैक्टर होते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल। अगर हमारा बड़ा मान लो कि टेक इंटेंसिव कोई कारोबार था जिसमें बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, अगर बाहर रैपिडली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल चेंज हो रही होती है, उस वजह से ये हालात हैं। चाहे इसी तरह याद रख लीजिएगा, यही काफी है। लेकिन फिर भी जो किताब में लिखे हुए हम कोशिश करेंगे उन्हीं को देखने की। याद रखोगे मेरे से, हालात बदल गए हों या दूसरा क्या हुआ हो, आपको मकसद उनको रिमाइंड करवाना हो। अब देखिएगा मेरे बच्चे, आइजा 210 सजेस्ट दैट द फॉलोइंग फैक्टर्स में इंडिकेट दैट द अबव इज अप्रोप्रिएट। अब वो कब कब लगेगा कि हालात बदल गए हैं सर्कमस्टांसेस के लिहाज से, या रिमाइंड कराना यहाँ पे जरूरी है, ये दोनों के लिहाज से। उसने कोई एक की बात नहीं की, यानी कि दोनों को कवर कर रहा हूँ। क्योंकि जब नई मैनेजमेंट आएगी तो क्या उसको रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इनको पहले पता ही नहीं है, या कुछ चेंज होगी हो, कुछ भी इस तरह। खैर देखिएगा, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। अगर आपको लग रहा हो कि मैनेजमेंट शायद जो स्कोप और ऑब्जेक्टिव है ना उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, हमने हमारा ऑब्जेक्टिव हमने बताया था, हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं और उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं। मैनेजमेंट को शायद ये लग रहा हो कि ऑडिटर जब आता है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, बाकी चीजों को भी चेक करके उनके ऊपर भी रिपोर्ट देके जाते हैं। शायद इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या स्कोप के लिहाज से कि ऑडिटर शायद हमें ज्यादा तंग नहीं करेगा, वो तो सिर्फ हमसे चंद चीजें पूछेगा। लेकिन वो आए और आके इंक्वायरी करना शुरू कर दे, डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर दें, बड़ी इंटेंसिव ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करना शुरू कर दे, हम घबरा जाएगी मैनेजमेंट, यार ये क्या कर रहे हैं, कहेगा भाई ऑडिट ऐसे ही होता। और नहीं नहीं, हम तो फिर ऑडिट करवाना ही नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि फिर आप ऐसा करें सिर्फ रिव्यू कर लें कुछ चीजों को। तो इस तरह का कुछ आपको लग रहा हो, कुछ शायद मैनेजमेंट कुछ इस तरह का सोच रही हो। एनी रिवाइज स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, या कोई ऑडिट एंगेजमेंट में कोई, जैसा हमने अभी हमने डिस्कस किया पहले वो अकेली कंपनी था, उसकी सब्सिडी वगैरह उसके ऊपर भी आपने रिपोर्ट देनी, तो शायद वो जो फीस वगैरह के मामला जो पहले तय हुए थे उस तरह अब आपको चेंज करने पड़े पहले इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट था, अब है, आप उनको बता रहे हो कि भैया उसको भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह के मामला हैं। ए रीसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, अगर वो बदल गई तो फिर भी आप नया एंगेजमेंट लेटर वो करें। ए सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, मालिक यानी कि पहले कोई होल्डिंग कंपनी कोई और थी, अब होल्डिंग कंपनी कोई और बन गई है, ये ओनरशिप चेंज हो रही है। या ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज ऑफ द एंटिटी बिजनेस, वही बात है, पहले मानो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे थे, आप टेक्सटाइल में चले गए हैं, या टेक्सटाइल से निकल के शुगर में चले गए, नेचर चेंज हो गया, या साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस है, पहले वो एक फैक्ट्री लगा रखी थी, अब कई फैक्ट्रियां और कई जगहों पे वो काम कर रहे हैं, तो ये वजह हो सकती है। ये चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि इसका भी इफेक्ट आता है जब कानूनी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हो। तो उसके बाद चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पहले आईएफआरएस यूज कर रहे थे या गैप यूज कर रहे थे, अब आईएफआरएस यूज कर रहे थे, अब गैप्स की तरफ जा रहे हो। ये चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जिस तरह हो सकता है एससीसीपी ने पहले 4-5 चीजें आपकी जिम्मेदारी लगा रखी है, ये भी रिपोर्ट किया करें, ये भी बताया करें। अब हो सकता है कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हों इस तरह की कि उनके ऊपर भी आपने बताना है एससीसीपी वगैरह को, बाकी अथॉरिटीज को। तो ये मेरे बच्चे हालात आपने लाजमी याद करने, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आई कैप।
कि वो सिचुएशन बताएं जब ऑडिटर को एंगेजमेंट लेटर दोबारा रिवाइज करना हो। तो हम कहेंगे दो सिचुएशन, पहले दो से शुरू करेंगे कि ये दो सिचुएशन है, कौन सी बोला, या तो हाँ सर्कमस्टांसेस हो या रिमाइंड करवाना मकसद हो। फिर हम आगे बताना कि आइजा 210 के मुताबिक ये कब इस तरह की सिचुएशन होगी, ऊपर की दो तरह की। तो फिर ये पॉइंट्स मेरे बच्चे आगे लिखने हैं उसके, याद रखो। ले बेटा आखिर चलें, ये इतना खूबसूरत सवाल इसने दो, हालांकि मैं तो, मुझे लग रहा है कि चलो कानून जब भी बदले कोई भी कानूनी रिक्वायरमेंट आ जाए, मैं तो ये कह के जा रहा था ना, तो इसने अब उसको रोक कर पूछ ही लिया। तब देखो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक नई रिक्वायरमेंट है कंपनीज के ऊपर। क्या आप क्या करें, सस्टेनेबल जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है वो भी करें कंपनी के अंदर, इसको भी इंकॉर्पोरेट करें। है अब उसके लिए मेरे बच्चे नए नए सिलेबस ऐड हो रहे हैं, आपके आईसीए में भी ऐड हो गए हैं, फाइनल के अंदर ऐड हो गया, ये नीचे भी किसी हद तक शायद वो ले आएंगे इस तरह के मामला है कि जहां पे आपने बाकी चीजों के ऊपर रिपोर्ट करना है, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी रिपोर्टिंग करनी है, या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो रेगुलेशन होती हैं उसके ऊपर भी आपने रिपोर्टिंग करनी है। तो इस तरह की चीजें अब गवर्नमेंट का और जो आलमी दुनिया है उसके बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। तो इसके ऊपर ये जो नई रेगुलेशंस हैं मेरे बच्चे, उसमें बिल्कुल करना है। अभी तो वो जरा थोड़ा सा इनके लिए स्वाबदीदी है, लेकिन आगे जाके कंपल्सरी होना है। तो तभी तो ये सारा कुछ ऐड कर रहे हैं, वो सारा धड़ाधड़ स्टैंडर्ड बन रहे हैं उसके ऊपर। तो आप बेटा आपका कारोबार चलता रहे, इस तरह के बंदोबस्त करना। और चलता तभी रहेगा जब आप जरा थोड़ा सा जो इको सिस्टम होता है ना, जो माहौल होता है उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो अगर तो जिस तरह जस्ट एग्जाम्पल, बड़े सारे कारोबार हैं वो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, वो इन्वायरमेंट उनको सपोर्ट ही नहीं करता आज। क्यों, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट को सपोर्ट ही नहीं किया। जैसा मान लो कि कभी का मेरे बच्चे, हमारी जो फर्नीचर की इंडस्ट्री थी वो बड़ी हैवी थी, है लकड़ी का फर्नीचर। क्यों खत्म हो गया वो सारा, क्योंकि मेरे बच्चे हमने दरख्त काटे हैं, इन्वायरमेंट से तो हमने कुछ लिया लेकिन इन्वायरमेंट को दिया कुछ, तो वो कारोबार सस्टेन ही नहीं कर सके। इसी तरह मेरे बच्चे और भी बड़े सारे मामला हैं, बड़े सारे कारोबार हैं इस तरह के जहां पे सस्टेन उस कारोबार मेन इस मकसद के लिए कि कारोबार चलते रहे। अब इसमें एक लंबी चौड़े मामला होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ऐड हो रहे हैं इसमें धड़ाधड़, और रूल्स एंड रेगुलेशन भी बन रहे हैं। तो इस तरह की मेरे बच्चे चेंजेस आज ही आज इंशाल्लाह आपको बथेरा कुछ मिल जाएगा अगले दौर में। ये जो अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट करते हैं, ये सब कुछ खत्म हो रहा है बड़ी जल्दी। आगे जो रह जाए ना सारा थ्रेटिकल रह जाए। ये जो आपको माशाल्लाह ले लेके दो दो घंटे की क्लासेस में अकाउंटिंग के सवाल कराते रहते हैं ना मौजूद हजरात, ये सारा खत्म हो जाएगा सिलसिला। होना भी चाहिए, इनका कोई तुक ही नहीं, बैठ के उसको सारा करते रहो। ये जब कर रहा है वो सिस्टम करके दे रहा है, तो हम बच्चों को क्यों पागल करें। और अब आपको शायद मैं थोड़ा सा चलें फिर ऐड करता जाऊँ, आगे पेपर है कंप्यूटर बेस्ड फाइनल में, वो जो लंबे लंबे सवाल पूछा करता था ना, अब वो लंबे लंबे सवाल नहीं लिखवाता वहां पे प्लस माइनस करने वाले, नहीं नहीं। अब वो सिचुएशन देके आपसे वहां पे डिसीजन मेकिंग करवाते, इस सिचुएशन में आप डिसीजन करके क्या होना चाहिए, तो अल्फाजों में बयान कर देते हैं आप यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई एक आधी छोटी मोटी कैलकुलेशन करके। तो माजरत के साथ शायद आपको ये चीजें वो लग रही हो, लेकिन अगली दुनिया बिल्कुल टोटली चेंज है, और हालात बड़े रैपिडली चेंज हो रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, जहाँ पे कोई 20-30 साल बाद चेंजेस नजर आ रहे होते हैं। चलिए जरा थोड़ा शायद ज्यादा कर दिया मैंने, 10-12 साल ही लगा। दुनिया बहुत चेंज हो गई है मेरे बच्चे। हमारे दोस्त हैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अकाउंटिंग का काम ही नहीं करते, इस तरह का कोई काम ही नहीं करते। कोई है ही नहीं, वो कहते हैं हमें सीए करने का ही फायदा नहीं, माजरत के साथ। हम जो काम कर रहे हैं उसमें सीए का क्या लेना देना। हम नेगोशिएशंस करवा रहे हैं, हम इस तरह के काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर, अब नेगोशिएशंस करवा रहे हो तो उसमें सीए का क्या। हाँ ये चीजें सपोर्ट करती हैं आपको, लेकिन उनको नहीं पता, शायद वो इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते थे अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो। ये कह देना जब वो एक लेवल तक बंदा चला जाए उसके बाद ये कह देना कि मुझे शायद इस चीज के सहारा मुझे जरूरत, जैसे बहुत अच्छे टीचर हैं यहाँ पे मार्केट में, वो कहते हैं कि मैं मुझे सीए करने का क्या फायदा। ना ना, आपको मौका ही नहीं मिलना था टीचर बनने का, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो। तो ये ना कहें कि इसका फायदा नहीं, वो है क्वालिफिकेशन, इसकी अपनी अहमियत रहेगी, ये खत्म नहीं होगी, लेकिन आगे इसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, और वो आपको आपको भी उसी लिहाज से चेंज किया जाए। एक तो हम अपनी फिक्र में पड़ जाते हैं ना, लैफ रसीद गए चलिए, हैं? नहीं नहीं, आपको चेंज किया जाए। तभी देखो सिलेबस में कितनी चेंजेस हो रही हैं, आपके पेपर पैटर्न में चेंजेस की जा रही हैं। तो खैर इंशाल्लाह। अब वो फाइनल का लॉ का पेपर देखो, ऐसा लग रहा होता है जैसे, देखो वो थ्योरी है टोटल, लॉ तो थ्योरी है ना टोटल, वो ऐसे जैसे न्यूमेरिकल है और बगैर कैलकुलेटर के कर ही नहीं सकते आप कोई सवाल उसका, फाइनल के लॉ का पेपर। तो शायद अकाउंटिंग में भी इसी तरह की चीजें होंगी, वो है न्यूमेरिकल। शायद आपको मैं कह रहा हूँ कभी ऐसा दौर आए ना कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े।
चीजें कुछ इस तरह की। लेकिन बहर कैसी बातों में टाइम ज़ाया करवा दिया, लेकिन बहर कोई बात नहीं, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे इसको। आपने ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, एक छोटा सा ये पॉइंट है, इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करें। ये कल खत्म हो जाएगा। ये कल खत्म हो जाएगा। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज जरा थोड़ा सा एवरेज टेस्ट है, तो सैटरडे को जरा थोड़ा सा, हाँ देना नहीं ना टेस्ट, जो भी है करेंगे उसको, लेकिन आज जरा थोड़ा सा एवरेज वाला टेस्ट हो। ठीक है। ये जो पाकिस्तान में ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो इंस्टीट्यूट है, इसका भी ऑडिटर पाकिस्तान में वो पब्लिक सेक्टर है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो पब्लिक सेक्टर का ऑडिटर। अगर किसी गवर्नमेंट महकमे में कोई ऑडिट ऑडिट होते हैं वो करते हैं।